नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 36 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चा रात को चैन से सोए इसलिए उसकी माँ पूरी रात जगी रहती है और हमेशा माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं, सही रास्ते पर चलने को उत्तेजित करते हैं। लेकिन आज ये कहानी इसके एकदम उलट है। कुछ ऐसी औरतें जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों का गलत इस्तेमाल किया, उनका इस्तेमाल कर कर अपना काम, खुद का काम कंप्लीट किया और जब खुद का काम हो गया तब उन बच्चों को बेरहमी से मार दिया। बात कर रहा हूं मैं अंजना बाई, सीमा गवित और रेणुका सिंधे की। इन्होंने 42 बच्चों का पहले किडनैप किया और बाद में उनमें से सारे बच्चों को लगभग मार दिया। तीनों ने मिलकर 42 बच्चों को मार डाला। Both the sisters had kidnapped 13 children. रेणुका और सीमा जो है और बहुत शॉर्ट टेम्पर है and murdering children. 3 सीरियल किलर माँ बेटियों तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस कहानी की शुरुआत होती है नासिक से। नासिक में रहने वाली एक अंजना बाई नाम की लड़की, उसको एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो जाता है। बाद में वो उस ट्रक ड्राइवर से शादी करती है और उसके साथ ही दोनों नासिक से पुणे चले आते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद जब वो पुणे में आ गए थे तब 1973 में 1973 में उनको एक बेटी होती है और वो बेटी का नाम रखते हैं रेणुका। और रेणुका के होने के कुछ दिनों बाद में वो ट्रक ड्राइवर अंजना बाई को छोड़कर चले जाता है। अब अंजना बाई और रेणुका दोनों अकेली हो गई। अब इनके पास जितने भी पैसे थे ये धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, तो इन्होंने मेहनत से पैसे कमाने की वजह चोरी का रास्ता अपनाया। चोरी से पैसे कमाने शुरू किए। ये मंदिरों के अंदर, मेलों के अंदर किसी का पर्स मारती, थोड़े बहुत पैसे निकाल लेती, ऐसी छोटी मोटी चोरी चिकारी कर कर ये अपना घर चलाती। उसके बाद में अंजना बाई दूसरी शादी करती है मोहन गवित नाम के शख्स से। मोहन गवित एक रिटायर्ड सोल्जर था। दोनों की शादी के बाद में इनको फिर से एक बेटी होती है 1975 में और उसका नाम वो रखते हैं सीमा। अब सीमा के होने के बाद में मोहन फिर से अंजना बाई को अकेले छोड़कर चला जाता है। अब अंजना बाई, सीमा और रेणुका तीनों पीछे अकेली रह गई थी, तो इन्होंने फिर से वही चोरी का रास्ता अपना लिया। और एक माँ अपने बच्चों को शिक्षा देती है कि बेटा पढ़ाई करो, ईमानदारी से पैसे कमाओ, सही रास्ते पर चलो। लेकिन यहाँ पर अंजना बाई अपनी दोनों बेटियों को गलत शिक्षा देती है। वो उनको चोरी करने के लिए उत्तेजित करती है और उनको चोरी के रास्ते पर निकाल देती है। ये तीनों माँ बेटियां साथ मिलकर चोरी किया करती थी। और 1989 में जब रेणुका थोड़ी बड़ी हो गई थी तब वो शादी कर लेती है एक किरण सिंधे नाम के शख्स से। वो वहां पर एक टेलर था, शिरडी मंदिर के पास वो टेलर का काम करता था। अब साल आता है 1990 में रेणुका एक मंदिर में चोरी कर रही थी। चोरी करने के दौरान लोग रेणुका को पकड़ लेते हैं। लोगों को पता चल जाता है कि रेणुका चोरी कर रही है। अच्छा, अब उस वक्त जब चोरी कर रही थी रेणुका, उस वक्त उसके पास एक छोटा बच्चा था, 8 से 9 महीने का छोटा बच्चा था। तब जब लोग रेणुका के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि तू चोर है, तूने चोरी की है, अलग अलग सवाल जवाब रेणुका से कर रहे थे चोरी के सिलसिले में, तब रेणुका बाई के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस छोटे बच्चे का इस्तेमाल करती है। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे, रेणुका बाई उन सभी को कहती है कि मैं एक बच्चे की माँ हूं और एक बच्चे की माँ चोरी कैसे कर सकती है। वो ऐसे बढ़ चढ़कर थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलती है और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सभी रेणुका की बात पर यकीन कर लेते हैं। वो रेणुका की बात पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि रेणुका की गोद में वो छोटा बच्चा था तो वो छोटे बच्चे को देखकर सभी थोड़े बहुत इमोशनल हो गए, थोड़ी बहुत भावनाएं सबकी जाग गई और सभी ने रेणुका के ऊपर विश्वास कर लिया और रेणुका उस बच्चे के साथ वहां से आराम से निकल कर आ गई। ये आइडिया रेणुका को बहुत पसंद आया, बच्चे का सहारा लेकर या फिर बच्चे की आड़ लेकर कहीं से भी आराम से निकल जाना। वो घर जाती है और सीमा और अंजना बाई अपनी माँ को भी ये आइडिया बताती है। उनको भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब वो फैसला करते हैं इसके बाद में कि आज से जो भी चोरी हम करेंगे वो एक छोटे बच्चे के साथ ही करेंगे, यानी चोरी करते टाइम हमारे पास एक छोटा बच्चा हमेशा होगा और जब भी कोई मुसीबत आएगी या फिर जब भी कोई हमको पकड़ लेगा हम उस छोटे बच्चे की आड़ लेकर वहां से निकल जाएंगे। अब वो तीनों बच्चों को किडनैप करना शुरू करती हैं। ज्यादा बड़े बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे, 8, 9, 10 महीने के बच्चे या फिर मैक्सिमम 1.5 साल के बच्चों को वो किडनैप करती थी। अब वो बच्चे इतने छोटे थे कि जब उनको किडनैप किया जाता था तब वो कोई भी विरोध नहीं करते थे, वो कोई भी सवाल जवाब नहीं करते थे और जब भी उनको कहीं पर साथ ले जाते थे वो चुपचाप बच्चे उनके साथ भी चले जाते थे। दूसरा, ये सभी बच्चे जो उठाती थी, किडनैप करती थी, ये गरीब बस्तियों से उठाती थी, पुअर स्लम से उठाती थी। अब वहां पर क्या है कि जब उनके माता पिता, उन छोटे बच्चों के माता पिता पुलिस स्टेशन में जाते थे कंप्लेन करने, तो उनकी कंप्लेन पर पुलिस भी कोई खास ध्यान नहीं देती थी। पुलिस भी इसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती थी। 1990 से लेकर 1996 के बीच में इन्होंने 40 से ज्यादा बच्चों को किडनैप किया और जहां कहीं पर भी चोरी करने जाती थी, मंदिर में, किसी मेले में, उन छोटे बच्चों को अपने साथ गोद में लेकर जाती थी। अच्छा, अब एक वाक्य होता है, सीमा को चोरी करते टाइम कुछ लोग पकड़ लेते हैं।
अब जब चोरी करते वक्त उसको पकड़ते हैं तो वो उसे सवाल जवाब करते हैं। तो अब सीमा क्या करती है, यहाँ पर बचने के लिए उस बच्चे को जो उसने गोद में ले रखा था, उस बच्चे को वो नीचे गिरा देती है फर्श पर, और बाद में बोलने लगती है मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। दूसरी तरफ वो बच्चा नीचे गिरा तो वो बच्चा चोट लगी उसको ऑफ कोर्स, और वो रोने लगा। अब लोगों की यहाँ पर फिर से भावनाएं जागती हैं। इसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने बच्चे को भी नीचे गिरा दिया फर्श के ऊपर। तो यार ये कैसे चोरी करेगी? वो उन कैसे अंदर से भावनाएं जाग उठती। उन लोगों ने उस बच्चे को उठाया और सीमा की गोद में दिया और सीमा को बोला कि आप जाइए और इस बच्चे का हॉस्पिटल में इलाज करवाइए। और सीमा बड़े आराम से उस छोटे बच्चे की आड़ लेकर वहां से निकल आई। अब वो बच्चा क्योंकि जमीन पर गिरा था, उसके सर से थोड़ा थोड़ा खून भी आने लगा था और वो कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था, वो चुप नहीं हो रहा। तो सीमा जाती है एक सुनसान इलाके में, वहां पर उसको एक बिजली का खंभा दिखाई देता है। वो उस छोटे बच्चे का सर बार बार जोर जोर से उस बिजली के खंभे से भिड़ाती है और कई बार सर भिड़ाने के बाद में उस बच्चे का दम निकल जाता है, वो बच्चा मर जाता है। उसके बाद में उस बच्चे को वो एक बैग के अंदर डालती है और एक नाले के अंदर, चलते हुए नाले के अंदर उस बच्चे को फेंक देती है। ऐसे ही इन्होंने खूब सारे बच्चों का कत्ल कर दिया, जब या तो उनका काम कंप्लीट हो जाता था उन छोटे बच्चों का, या फिर वो बच्चे जब रोने लगते थे। ये चुप कराने वाली नहीं थी। एक माँ होती है जो अपने बच्चे को चुप कराती है, और एक ये थी जब बच्चा रोने लगता था वो उन बच्चों को मार देती। इनके तरीके भी हमेशा अलग अलग थे बच्चों को मारने के। कई बार ये खुद ही बताई थी, जब इनको गिरफ्तार कर लिया था तब इन्होंने खुद ही बताया था कि ये बच्चों को कैसे मारती थी। ये कई बार बच्चों को एक पानी के टब में डुबा देती थी और तब तक उस पानी के अंदर रखती जब तक उस बच्चे की सांसें रुक नहीं जाती थी। और कई बार वो बच्चों को उल्टा लटकाकर, पैरों के बल उल्टा लटकाकर जोर जोर से रस्सी से ऐसे भिड़ाते, दीवार के भिड़ाते, ऐसे जा निकल जाती, गला दबाकर मार देते और बाद में एक थैली में बांधकर किसी जंग यार्ड में फेंकाते। और एक बार ऐसे ही एक बच्चे का इन्होंने कत्ल किया। इनका काम हुआ, वो बच्चा रोने लगा, बच्चा जब रोने लगा इन्होंने उस बच्चे को मारा और एक थैली के अंदर, एक बैग के अंदर उस बच्चे को बंद कर लिया। अब वो उस बच्चे को ठिकाने लगाने जा ही रहे थे कि रास्ते में आया एक सिनेमा हॉल। जब इनको सिनेमा हॉल दिखाई दिया तो ये घुस गए सिनेमा हॉल के अंदर और 3 घंटे की आराम से फिल्म देखी, इन्होंने एंजॉय करी। और वो बच्चा मरा हुआ उस बैग में उनके साथ। जब मूवी पूरी हो गई, ये थिएटर से बाहर आ रही थी, उस वक्त एक जनी जाती है वॉशरूम में और उस बच्चे को वहीं पर वॉशरूम में छोड़ आती है। अब यहाँ तक कई सारे बच्चों की लाश भी बरामद हो गई थी, लेकिन पुलिस ने भी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं उठाई सभी छोटे छोटे बच्चों के कत्ल की तार को जोड़ने की या फिर और कोई दूसरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ये जो कर रही थी 6 सालों तक ये ऐसे ही करती रही, बच्चों को किडनैप करती रही और बच्चों को बेरहमी से मारती रही। एनीवेज, साल आता है 1996, अक्टूबर का महीना। अक्टूबर में अंजना बाई, सीमा और रेणुका के खिलाफ पुलिस में एक कंप्लेंट दर्ज होती है और कंप्लेंट दर्ज कराने वाली थी एक महिला जिसका नाम था प्रतिभा। अब प्रतिभा थी मोहन की बीवी और मोहन वही जिससे अंजना बाई ने शादी कर दी थी और बाद में मोहन ने अंजना बाई को छोड़ दिया था। मोहन ने अंजना बाई को जैसे छोड़ा, उसने प्रतिभा से जाकर शादी कर ली और इन दोनों के एक बच्चा हो गया था। और उस बच्चे को अंजना बाई, सीमा और रेणुका इन तीनों ने मिलकर उठा लिया, उस बच्चे को काम मिल लिया और जब बच्चे का काम पूरा हो गया उन्होंने उस बच्चे को मारा और एक गन्ने के खेतों में जाकर उस बच्चे को फेंक दिया। अब ये कंप्लेंट रजिस्टर कराती है प्रतिभा पुलिस के पास। पुलिस फौरन इस बार एक्शन में आती है और इन तीनों को पकड़ने में जुट जाती है। जब उन तीनों को पता चलता है, रेणुका, अंजना बाई और सीमा को पता चलता है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है, तब वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में अब उनसे शुरू होती है पूछताछ, लेकिन ये तीनों ऐसी हैं कि मानने को तैयार नहीं है कि इन्होंने बच्चों को उठाया, किडनैप किया और बाद में बच्चों को मारा। इन्होंने बिल्कुल भी कबूल नहीं किया। उसके बाद में जब पुलिस को कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब पुलिस ने उठाया रेणुका के पति किरण को। किरण से उसके बाद में अच्छी से पूछताछ होती है और किरण तैयार हो जाता है गवाही देने के लिए। किरण एक सरकारी गवाह बन जाता है और जितने भी कांड इन्होंने किए हैं इन तीनों बाप बेटियों ने मिलकर, ये सभी की गवाही देने के लिए वो तैयार। जब ये बात उन तीनों को पता चलती है तब वो तीनों भी टूट जाती हैं और उन तीनों ने क्या क्या कांड किए हैं वो सभी अपने कांड मुंह जबानी पुलिस को बता देते। उसके बाद में वहाँ के सेशन कोर्ट पर इनके ऊपर मुकदमा चलता है और इन्होंने बच्चे ज्यादा मारे थे, ज्यादा किडनैप किए थे, लेकिन उन सभी के गवाह नहीं मिले। उसके बाद में पुलिस गई थी वहां पर उन तीनों के घर में, वहां पर 6 बच्चों के कत्ल के सबूत मिले और 13-14 बच्चों के किडनैपिंग के सबूत मिले। इससे ज्यादा के सबूत नहीं मिले, यानी कि इन्होंने 6 बच्चों को कत्ल किया है और 13-14 बच्चों को किडनैप किया है। इसी चीज का ट्रायल इन तीनों के ऊपर चला और सेशन कोर्ट इनको फांसी की सजा सुना देता है। उसके बाद में ये तीनों चैलेंज करती हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखता है। उसके बाद में ये तीनों जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखता है, इनको फांसी की सजा ही मिलनी थी। उसके बाद में ये मर्सी फाइल करती हैं उस टाइम के प्रेसिडेंट को, जो कि थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये कहती हैं कि हमारी सजा फांसी से बदलकर आप उम्र कैद की करा दीजिए, लेकिन वहां से भी, होम मिनिस्ट्री से भी कोई जवाब नहीं आता है। अब ये केस शुरू हुआ था कब 90s के अंदर और अब साल आ गया था
था 2012। अब इनको 8-9 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था, फांसी की सजा इनको नहीं दी गई थी। अब ये इस बात को बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करती हैं कि हमको 7-8 साल पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज भी हमको फांसी की सजा नहीं मिली है और पिछले 7-8 सालों से हम रोज डर के साये में जी रहे हैं कि हमको फांसी होगी। और इस वजह से अब हमारी, क्योंकि इतने दिन बीत गए हैं, तो हमारी सजाए मौत को आप बदल कर दीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। और ये मुकदमा भी करीब 9-10 साल चलता है और फाइनली 2022 के जनवरी महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट इनकी सजाए मौत को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर देता है। ये थी दोस्तों 3 ऐसी औरतों की कहानी जिनके अंदर बिल्कुल भी ममता नहीं थी और इन्होंने क्रूर तरीके से 40 से ज्यादा बच्चों को किडनैप किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। कैसी लगी आपको कहानी जरूर कमेंट्स में बताना और ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।